8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 3 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और ये आपके संजीव डेस्क का मॉडल पेपर नंबर 3 है। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड कर लेना और या फिर अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का भी जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और 8वीं क्लास की जो बोर्ड परीक्षा है उसके टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट भी आपको जो ऐप के ऊपर मिलेंगे फ्री में, तो आप ऐप को भी डाउनलोड करके टेस्ट सारे फ्री में दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं आपका विज्ञान का पेपर कैसा आएगा 2024 का। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, अबसद का आएगा 1 से 8 तक कि मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है। मोमबत्ती का जो ज्वाला होती है जिसके 3 भाग होते हैं उसका सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है। काला, पीला, लाल या नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके नीला, नीले रंग का वो होता है। PCRA का संबंध किससे है। तो ये पेट्रोल और डीजल बचाने से संबंधित हैं। पेट्रोल और डीजल बचाने से संबंधित है। PCRA का पूरा नाम आपको जो कमेंट करके बताना है, PCRA का पूरा नाम क्या होता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है जैवमंडल। क्या कहते हैं उसको, जैवमंडल कहा जाता है। ध्वनि का संचरण नहीं होता है। देखो, ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। तो इसका मतलब ध्वनि के संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। 3 तरह के माध्यम में जो ध्वनि का संचरण हो जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में, लेकिन निर्वात में संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके ये 5वां, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये मानव की जो ध्वनि है वो कंठ से उत्पन्न होती है। सही आंसर हो जाएगा इसमें कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये LED का पूरा नाम होता है। लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं इसको, लाइट इमिटिंग डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के, तो बैटरी के दंत सिरे से जोड़ा जाता है। इसमें उत्तर लिखेंगे दंत सिरे से। LED के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लीड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लीड्स कहते हैं। अगला प्रश्न आपके है कि कांच की आवश्यक छड़, प्लास्टिक की आवश्यक स्ट्रा एक दूसरे को करती हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें आकर्षित। तो ये 1 से 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और मैंने 8वीं क्लास का जो आपकी विज्ञान का पेपर है उसका ब्लूप्रिंट भी अपलोड कर रखा है बोर्ड के जो मॉडल पेपर के अनुसार। तो एक बार आप वो ज़रूर देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी डिटेल से मैंने आप पे चर्चा कर रखी हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा उससे मिलेगा। 9वां प्रश्न आपके पहले पार्ट से आएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न आपके पहले पार्ट से आएगा। ये 9वां क्वेश्चन होगा जिसमें आपको खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। क्या अंतर है उर्वरक और खाद में। तो उर्वरक एक तरफ लिखना और खाद एक तरफ लिखना, फिर इसमें आपको अंतर बता देना। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं, यानी ये मानव के द्वारा निर्मित है, जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है। उर्वरक कहाँ बनता है, तो उर्वरक ये जो फैक्ट्रियों में बनता है, फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रियों में बनता है, जबकि खाद जो है खेतों में बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 10वां क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण क्या है। पाश्चुरीकरण किसे कहा जाता है। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, किसी द्रव पदार्थ विशेषकर जो आपका दूध है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। आपने देखा होगा पाश्चुरीकृत दूध या टोन दूध जो होता है को एक निश्चित तापमान, अब तापमान कितना रखा जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर। 70 डिग्री सेल्सियस पर कितने समय के लिए हम गर्म करते हैं, 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म किया जाता है और उबाल कर उसको एकदम जो ठंडा किया जाता है। पहले तो उसको 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे 15 से 30 सेकंड तक, और फिर इसको एकदम ठंडा करेंगे ताकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि रुक जाए, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। तो कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है और यह कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 12, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है, सीमा को उसी फर्श पर एक भारी पेटी धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। तो यहाँ पर जो है सीमा है वो अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि इसका वजन है जो ज़्यादा है, क्योंकि भारी पेटिका का जो हल्की पेटिका की तुलना में स्थितिक घर्षण बल वो अधिक होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें 13वां क्वेश्चन, मिलान करना है। मिलान करने में क्या करना है,
थ्रेसिंग में क्या करते हैं, थ्रेसिंग में जो बीजों को भूसे से अलग करते हैं, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। निराई में क्या करते हैं, तो निराई में खेत में पानी देना निराई कहलाती है। एक मिनट, सॉरी, निराई मतलब खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, तो पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। जुताई, मिट्टी को पोला करना क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के कोई 4 बिंदु लिखना है। उपयोगी सूक्ष्म जीवों के 4 बिंदु बताने, कौन कौन से सूक्ष्म जीव अपने लिए फायदेमंद होते हैं उनका नाम लिखना है। एक तो लैक्टोबैसिलस का नाम आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ये क्या करता है, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। फिर जीवाणु जो होते हैं वो पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। बेकिंग उद्योग में यीस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जीवाणु और कवक जो है इनसे अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे पेनिसिलिन एक जो प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है, ये कवक से बनाई जाती हैं। आप कमेंट करके बताना कि जो पेनिसिलिन औषधि है उसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले ये पहली उत्पादित जो खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी, तो इसका नाम आप कमेंट करके बताना किसने बताई थी। अगला प्रश्न आपका ये 15वां है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा सत्य कौन सा असत्य वो बताना है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, गलत बात है। जीवाश्म ईंधन है कोयला, तो ज़मीन से निकलता है और ये सीमित मात्रा में है। कोक एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है, या ये बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू है ये। कोलतार एक सुगंधित नहीं है, अप्रिय गंध वाला है जो काला गड़ा द्रव होता है, सुगंधित नहीं होता है ये, तो ये भी आपके फॉल्स हो जाएगा। एफ में भी हम एफ लिखेंगे। मिट्टी के तेल, इसका जो प्रयोग है वो स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। वैश्विक उष्णन और अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के ऊपर आपको जो टिप्पणी लिखनी है। ये वैश्विक उष्णन क्या होता है और एक अम्ल वर्षा क्या होती है, इनके बारे में आपको वर्णन करना। आइए देखते हैं वैश्विक उष्णन, जिसको हम हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको वैश्विक उष्णन कहा जाता है। देखो होता क्या ये कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 गैस कहते हैं, उसकी और अन्य गैसों की जो मात्रा में जो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल का जो ताप है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया गया, यानी कि इसको रोका नहीं गया, तो सभी जीवों के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको ये लिखना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बाकी जो गैस है इनकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो वायुमंडल का जो ताप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रक्रिया को वैश्विक उष्णन कहा जाता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक, विनाशकारी हो सकती हैं। अगला देखते हैं इसमें एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा क्या होती हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो ये अम्ल वर्षा जो है वो एक तो वर्षा जो है वो फसलों को, भवनों को, मिट्टी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आपने देखा होगा आगरा का जो ताजमहल है वो धीरे धीरे दिनों दिन पीला पड़ता जा रहा है, उसका कारण एसिड रेन, अम्ल वर्षा ही है। अगला प्रश्न आपका ये है जिसमें आपको निम्नलिखित में अंतर बताना है। एक तो संकटात्मक और एक विलुप्त स्पीसीज, इन दोनों के बारे में अंतर बताना है। एक वनस्पति जात और एक प्राणी जात, इन दोनों के बारे में अंतर बताना है। सबसे पहले देखते हैं संकटात्मक, यानी कि जो एक निर्धारित संख्या से जिनकी संख्या कम है स्तर से, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो सकते हैं, तो इनको हम संकटात्मक प्रजाति कहते हैं या स्पीसीज कहते हैं। तो संकटात्मक स्पीसीज वे स्पीसीज जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है और वे विलुप्त भी हो सकते हैं। ऐसे प्रजाति को, ऐसी स्पीसीज को संकटात्मक स्पीसीज कहा जाता है। इसको संकटग्रस्त प्रजाति भी कहा जाता है। जैसे भारतीय शेर है, गैंडा है, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। विलुप्त स्पीसीज, विलुप्त का मतलब जो गायब हो चुके हैं दुनिया से, मतलब जो यहाँ से पृथ्वी से जो देखने को नहीं मिलते, अब पृथ्वी पर इसकी प्रजाति देखने को नहीं मिलती, उसको हम विलुप्त प्रजाति या विलुप्त स्पीसीज कहा जाता है। तो वे स्पीसीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं विलुप्त स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए डायनासोर, एक विलुप्त प्रजाति है।
फिर आपको अंतर बताना है वनस्पति जात में और प्राणी जात में। तो वनस्पति नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरा, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सभी पेड़ पौधों को वनस्पति जात उस क्षेत्र का कहा जाता है, उसको फ्लोरा कहते हैं। तो ये प्राणी जात क्या होता है, तो प्राणी का मतलब जंतु, जीव जंतु। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को उस क्षेत्र के प्राणी जात कहते हैं। बस ये वनस्पति जात और प्राणी जात में आपको परिभाषाएं लिख लेनी, अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना ये 18वां है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वर्षण जननांग है, तो वर्षण कैसे जननांग है, वर्षण नर जननांग है, इसमें लिखेंगे वर्षण नर जननांग है। तो यहाँ भरेंगे हम इसमें नर, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे नर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन की लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, सलियन होता है। तो इसमें हम भरेंगे सलियन, इसमें भर देंगे सलियन। तो दूसरे में आपके भर देना ब में सलियन, सलयन, सलियन, ठीक है, ये इसमें आप दूसरे में भर देंगे। तीसरा आपके प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि निषेचित अंडा कहलाता है। तो निषेचित अंडा जो होता है वो युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है, वो युग्मनज कहलाता है। इसमें भरेंगे हम युग्मनज, उसको युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहा जाता है उसको। हाइड्रा में किसके द्वारा विकास होता है, जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। तो हाइड्रा में भरेंगे मुकुल, मुकुलन के द्वारा जो नए जीव का विकास होता है। तो ये हाइड्रा में आपको याद रखना है मुकुलन। आप बताना कमेंट करके कि अमीबा में किसके द्वारा होता है, अमीबा में जो जनन है वो किस विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख जो प्रभाव है उनको बताना है कि बल के द्वारा जो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते। देखो, एक तो बल के द्वारा किसी भी कौन कौन से जो प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एक तो जैसे कोई बल से जो किसी वस्तु को विराम अवस्था में से गति अवस्था में ला सकते हैं। जैसे बल के द्वारा किसी वस्तु को स्थिर पड़ी है उसको हम धक्का देके गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, या फिर कोई जो गतिशील है तो उसको हमें जो बल लगा के उसको गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में ला सकते हैं। दोनों काम हम बल के द्वारा कर सकते हैं। कोई वस्तु चल रही तो उसको रोक सकते हैं और रुकी हुई तो उसको हम आगे चला सकते हैं। तो ये हम बल के द्वारा कर सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लो कोई साइकिल धीरे चल रही है और उसको हम पीछे से धक्का दे देते हैं तो उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। तो बस यही है कि बल के द्वारा वस्तु की जो चाल है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। तो बल जो है वो वस्तु की जो गतिशील वस्तु है उसकी दिशा में परिवर्तन भी कर सकता है। बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल के द्वारा में वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मान लो गुब्बारा फुला हुआ है, अब गुब्बारे को दबाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। तो ये वैसे सभी वस्तुओं के लिए लागू नहीं है। जैसे मान लो अब तुम कहोगे कि बल के द्वारा वस्तु का आकृति में परिवर्तन कैसे होगा, हम तो दीवार को कब से दबा रहे, ये तो दबने का नाम नहीं ले रही। मतलब ये ठोस वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है, द्रव और गैस अवस्था में ऐसा आपको देखने को मिलता है। बल इनमें से कुछ अथवा कुछ भी, बल इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। ये बल एक ऐसी चीज़ें जो गतिशील अवस्था को स्थिर अवस्था में ला सकता है और अस्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में भी जा सकता है। अगला प्रश्न अपना ये, लौटनी घर्षण किसे कहते हैं, या किस प्रकार के घर्षण को कम कर देता है। लौटनी घर्षण की परिभाषा बतानी, लौटन नाम से पता चल रहा है, और ये किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है, घर्षण को कैसे कम करता है वो बता। आइए लौटनी घर्षण की जो परिभाषा वो देख लेते हैं। देखो, लौटनी घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटनी घर्षण कहते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती हुई जाती हैं तो उसकी गति का जो विरोध होता है उसी को हम लौटनी घर्षण कहते हैं। लौटन जो होता है वो घर्षण को कम करने का कार्य करता है। जैसे मान लो एक कोई भारी बक्सा है और भारी बक्से को आप जो आसानी से नहीं खींच पाएंगे, लेकिन भारी बक्से के नीचे आप जो कोई लोहे का सरिया रख देंगे या लकड़ी का कोई जो गोल वस्तु रख देंगे तो वो जो उसको लौटन जो पहिए हैं वो जो उसको थोड़ा सा जिसको घर्षण को बढ़ाने का कार्य, मतलब कम करने का कार्य करता है। तो किसी वस्तु, लौटन जो है घर्षण को कम करने का कार्य करता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लौटन करना सदैव आसान होता है। एक तो सरका रहे और एक उसके पर लौटन करवा रहे हैं। जैसे आपका जो बॉक्स है,
अब एक तो आपके बॉक्स को आप सीधा खींचेंगे अपने फर्श के ऊपर, और एक आप बॉक्स के नीचे आप पेन को रख के और उस बॉक्स को आगे घुमाना, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। बस यही आपके लोटन घर्षण कहलाता है। तो जो पहिए होते हैं वो लोटन घर्षण को कम कर देते हैं। तो यही कारण है कि पहिए लगा सामान खींचने में सुविधाजनक होता है। आपका कोई बैग है, ट्रॉली बैग है, उसके अगर पहिए नहीं तो उसको खींचने में मुसीबत होगी, मतलब इसमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहिए लगे हुए तो घर्षण उसमें कम लगेगा, क्योंकि लोटनी घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण को कम कर देता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन प्रतिस्थापित कर देता है, और जो गोल पहिए होते हैं वो वस्तु को का जो घर्षण है वो कम कर देता है। अगला प्रश्न आपका 21वां है, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर की निक्षेपित होना दर्शाइए। देखो, धातु का निक्षेपित होना इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बनाना है। विद्युत लेपन को दर्शाता है एक सरल विद्युपथ, जिसमें एक बीकर लेना है और एक दो इसमें प्लेट लगानी है, तांबे की प्लेट है, और एक के ऊपर जो इसमें जो विलेन है ये पानी भरा हुआ है, ये कॉपर सल्फेट का विलेन है, और इसको बैटरी से जोड़ देना है यहाँ पे, और इस प्रकार का जो परिपथ बनेगा इसके द्वारा जो धातु को निक्षेपित कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्वच्छ और सूखे बीकर में 250 ml आशुद्ध जल लेंगे। आशुद्ध जल का pH मान 7 होता है ना, तो इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट को घोलते हैं, और इससे अधिक चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की भी डाल देते हैं। फिर इसमें तांबे की 2 प्लेटें साफ करके इस विलेन में डुबो देते हैं, और इन प्लेटों को बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कर देते, मतलब जोड़ देते हैं। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इससे क्या होगा, कॉपर जो है वो ऋण ध्रुव पर एकत्रित हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट पर वो चला जाता है। धारा प्रवाह बंद करके प्लेटों के अवलोकन से अगर आपको इसमें पता चलेगा कि ऋण ध्रुव पर संयोजित प्लेट तांबे की परत पर जो तांबे की परत चढ़ गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया धात्विक वस्तुओं के ऊपर कॉपर निक्षेपित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका यह है 22वां क्वेश्चन, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। ये दोनों जो आपस में परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों कितने का कोण बना रही है, ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण होती है, ये परावर्तित किरण बनाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 का कोण बनाए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितने का है, 90 का है। इन दोनों के बीच का जो कोण है, दोनों की जोड़ वो कितने 90 डिग्री है, और हमें बताना है कि इसका आपतन कोण कितना, ये वाला कोण कितना है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ के लिए आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। जितना ये आई होगा उतना ही आर होगा। इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानेंगे, और दोनों की जोड़ कितनी देर की, 90 देर की है। तो 2x बराबर 90 होगा तो x बराबर आपके हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। हम ये जानते हैं कि कोण ये I बराबर कोण R होता है। तो इसमें ये दे रखा है दोनों की जोड़ 90 डिग्री है, तो कोण I और ये कोण R, कोण I प्लस कोण R बराबर कितना आएगा 90। तो कोण I का मान अगर x है तो कोण R का मान भी x होगा बराबर में 90 डिग्री। तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। x का मान याद करना है तो 90 में 2 का भाग दे देंगे, तो x का मान आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो आपतन कोण का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो सड़क सुरक्षा का पूछा जाएगा। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं की तीव्र वृद्धि होती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है, इसका वर्णन करना है। 4 नंबर में पूछा जाएगा ये। और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में कोई 2 अंतर बताने, 2 नंबर का ये आएगा। और एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो सड़क दुर्घटना के जो बढ़ती जा रही है इसको रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे, तो इसमें देखो क्या क्या कारण वो आपको बताना है। एक तो लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना, सड़कों पर वाहनों की संख्या अत्यधिक ज़्यादा हो जाना, सड़क पर लगी यातायात संकेतकों पर ध्यान नहीं देना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना और गाने सुनना, नशे में वाहन चलाना, ये प्रमुख कारण है जिसके कारण दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर आपके अगला प्रश्न था आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। देखो आंतरिक निषेचन जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और बाह्य निषेचन जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, नाम से पता चल रहा है आंतरिक मतलब अंदर, जबकि बाह्य निषेचन में बाहर होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। बस ये अंदर और बाहर वाला हमें इसमें याद रखना है। फिर आंतरिक निषेचन में क्या होता है, नर मादा
कि शरीर में शुक्राणु को उत्सर्जित करता है, जबकि दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं। फिर आपको ये बताना था कि एक तो आवर्ती ज्ञात करनी और एक आवर्तकाल ज्ञात करना है। इसमें दोलनों की संख्या दे रखी है 40 और समय दे रखा आपको 4 सेकंड। तो आवर्ती का जो इसमें सूत्र होता है वो दोलनों की संख्या बटे समय होता है। तो 40/4 यानी कि इसका आवर्ती कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 10। और आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल 1/आवर्ती होती है तो 1/10 करेंगे, 1/10 का मतलब 0.1 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 24वां, लिंग हार्मोन क्या है, इसका नामकरण किस प्रकार इस प्रकार क्यों किया गया, इसके प्रकार बताइए। सेकंड, इसमें आपके बल किसे कहते हैं, अनन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, दोनों का वर्णन 4 नंबर में करना है। इसके अथवा में संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, चित्र सहित समझाइए। और गुरुत्व बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिंग हार्मोन। जैसे नाम से पता चल रहा है, लिंग हार्मोन नर में वर्षण द्वारा और मादा में अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाते हैं। इनका आप विशेष तौर पे नाम याद रखें। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह नर और मादा लिंग में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। नर लिंग हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। यह किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यह वर्षण द्वारा स्रावित होता है। इससे लड़के के चेहरे पर बालों में वृद्धि होती है। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है। फिर ये मादा लिंग हार्मोन, यह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और ये मादा में गौण जनन लक्षण जैसे स्तनों की वृद्धि आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो मादा लिंग हार्मोन है, यह गर्भधारण में सहायक होता है। इसके अगला क्वेश्चन आपके ये बल वाला। तो बल किसे कहते हैं, बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अथवा खींचाव को बल कहते हैं। धक्का अथवा खींचना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। तो अनोनी क्रिया के कारण बल क्या है, हम कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अनोनी क्रिया होना आवश्यक है। जैसे हम केवल कार के पीछे खड़े रहने से उसमें गति नहीं दे सकते जब तक कि हम उस कार को धक्का नहीं लगाएंगे। मतलब कि जैसे मान लो बस को धक्का नहीं देंगे तो वो बस आगे नहीं जाएगी, इसलिए जब तक आप धक्का लगाएंगे तब तक बस आगे जाती रहेगी। अगला है आपकी कि जब तक हम कार को धक्का नहीं लगाएंगे, ये आपने आंसर इस प्रकार का आपने देख लिया। तो हमारे और कार के मध्य की जो क्रिया है इसको अनन्य क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कि घर के अंदर तड़ित से बचने हेतु किए जाने वाले उपाय की किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तड़ित चालक की व्यवस्था का चित्र बनाना है। यह दर्शाने के लिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपतन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होते हैं, इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। सबसे पहला है कि तड़ित से बचने के उपाय। तड़ित झंझावत के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों और धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझावत के समय स्नान से बचना चाहिए। ये इसका नामांकित चित्र। यहाँ पर एक मकान के ऊपर एक तड़ित चालक लगा रखा है जिसका संपर्क जो नीचे धरती में दे रखा है, एक तांबे की प्लेट यहाँ पे दबा रखी है। यह आपका चित्र बनाना है तड़ित चालक वाला। और फिर आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा बताना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों परावर्तक पृष्ठ पर एक ही तल में स्थित होते हैं। तो इसके लिए ये वाला चित्र आपको यहाँ पे डायग्राम बना रहना है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे के वीडियो में आपको ये मॉडल पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप इसमें एंड स्क्रीन में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में इसका लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।